चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किया चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत। चांद पर जोड़ा गया संपर्क। दूसरी तरफ जिस गलती से फेल हुआ रूस का मिशन चांद, क्या भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वही है असली इम्तिहान? क्या शॉर्टकट रूट के कारण क्रैश हो गया रूस का लूना 25? चंद्रयान 3 को लेकर कैसे सावधान है इसरो? चलिए इसी बारे में आज जानते हैं कि चंद्रयान 3 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या उसका उद्देश्य अब रह गया, जबकि बस कुछ घंटे बाकी हैं उसकी लैंडिंग में। 23 अगस्त को तो वो लैंड ही कर जाएगा और हमारी सब दुआएं हैं इस चीज के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो है, रूस का लूना 25 क्या जल्दबाजी का शिकार हो गया? क्या शॉर्टकट रास्ता पकड़ने के चक्कर में वो क्रैश हुआ है? अब देखना यह है कि चंद्रमा की लैंडिंग को लेकर हमारे इसरो के वैज्ञानिक कितने सावधान हैं। तो चलिए जानते हैं। रशिया का चांद पर भेजा गया यान लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस यह मानता है कि उनसे गलत पैरामीटर सेट हुए, डेटा एनालिसिस से गलती हुई, जिससे यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में क्या शॉर्टकट रूट पकड़ना ही रूस को भारी पड़ा? चंद्रयान 3 को लेकर क्या तैयारी है फिर? इससे तो एक सबक मिलना चाहिए ना। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर रूस का 47 साल का सपना टूट गया। कुछ दिन पहले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव ने आज तक .in से खास बातचीत में कहा था कि इतिहास देखिए, जो भी डायरेक्ट पाथ पर चंद्रमा के लिए मिशन भेजे गए हैं उनमें 3 में से एक मिशन फेल हुआ है। चंद्रयान 3 ने जो रास्ता लिया था उस पर फेल होने की आशंका बहुत कम रहती है। लूना 25 के क्रैश होने के बाद रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा था कि इसके पैरामीटर्स अलग हो गए थे, इसीलिए जो है तय दूरी की बजाय दूसरी ऑर्बिट में चला गया जहां उसे जाना नहीं चाहिए था। इसी की वजह से वह सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। चांद की सतह पर उतरना क्यों है बड़ी कठिनाई, ये जानना जरूरी है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक यह जानते हैं कि चांद की सतह पर उसके ऑर्बिट से उतरना आसान नहीं है। पहला दूरी, दूसरा वायुमंडल, तीसरा ग्रेविटी, चौथा वर्टिकल लैंडिंग कराते समय इंजन का सही मात्रा में प्रेशर क्रिएट करना, यानी थ्रस्टर्स का सही तरीके से ऑन रहना, नेविगेशन सही मिलना, लैंडिंग की जगह समतल होनी चाहिए। इतनी समस्याओं के अलावा कई और भी होंगी जो सिर्फ वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, हम और आप नहीं। कितनी बार सफल लैंडिंग हुई है चांद पर, देखो ये भी जानना बहुत जरूरी है। चांद पर इससे हमें जो है अंदाजा भी लग जाएगा। चांद पर पिछले 7 दशकों से अब तक 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से 66 सफल हुए। तो आप रेशो देख लो, 41 फेल हुए, 8 को आंशिक सफलता मिली। पूर्व इसरो प्रमुख जी माधवन नायर भी इस बात को बोल चुके हैं कि मून मिशन के सफल होने की संभावना 50% रहती है। 1958 से 2023 तक भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने कई तरह के मिशन चांद पर भेजे। इनमें इम्पैक्टर, ऑर्बिटर, लैंडर रोवर और फ्लाई बाई शामिल हैं। अगर 2000 से 2009 तक की बात करें तो 9 साल में 6 लूनर मिशन भेजे गए थे। यूरोप का स्पार्ट 1, जापान का सेलेन, चीन का चांगई 1, भारत का चंद्रयान 1 और अमेरिका का लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर। 1990 से अब तक अमेरिका, जापान, भारत, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने कुल मिलाकर 21 मिशन मून भेजे हैं। दक्षिण ध्रुव के आसपास की जो लैंडिंग है वो सबसे कठिन होती है। देखो, चंद्रमा का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव चुनौतियों से भरा है, वहां लैंडिंग काफी मुश्किल है। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 उसके अंधेरे में नहीं उतरेगा, वह उसके पास मौजूद रोशनी वाले इलाके में उतरेगा।
ताकि वह सूरज की ऊर्जा से 14 दिन तक काम कर सके। हालांकि यहाँ पर तापमान में काफी तेजी से बदलाव होता है। अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। ऐसे में चंद्रयान 3 के यंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। छोटी शॉर्टकट यात्रा जरूरी या लंबी सुरक्षित यात्रा? देखो, चांद तो सामने दिखता है, वैसे धरती से उसकी दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। ये दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है या हफ्ता भर में। नासा अपने यान को चंद्रमा पर 4 दिन में हफ्ता भर के अंदर पहुंचा देता है। इसरो क्यों नहीं ऐसा करता? क्यों 4 दिन के बजाय 40 से 42 दिन लेता है इसरो? इसरो के इस लंबे स्लिंग शॉट वाले रूट की 2 वजह हैं। पहली बात तो ये धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। दूसरा, इसरो धरती के चारों तरफ मौजूद ग्रेविटी और पृथ्वी की गति का फायदा उठाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। बाकी दुनिया से किफायती होता है इसरो का मिशन। देखो, चीन ने 2010 में चांगई 2 मिशन चंद्रमा पर भेजा था। वह 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था। चांगई 3 भी पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटे में चांद के नजदीक पहुंच गया था। अमेरिका का अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज्यादा समय में पहुंच गया था। परंतु अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो के रॉकेट सस्ते और मिशन ज्यादा सेफ होते हैं। चीन, अमेरिका, सोवियत संघ के पास इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। चीन चांगजेंग C3C रॉकेट इस्तेमाल किया था। इस मिशन की लागत थी 1026 करोड़। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक होती है, जबकि इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत जानकर हैरान हो जाएंगे, 150 से 450 करोड़ रुपए तक की होती है। अंतरिक्ष यान में ईंधन की मात्रा सीमित होती है, उसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है, इसलिए उसे सीधे किसी अन्य ग्रह पर नहीं भेजते, क्योंकि इसमें सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, फिर वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती के चारों तरफ घुमाते हुए कम ईंधन का इस्तेमाल करके यान को आगे बढ़ाया जाता है। धरती की गति और ग्रेविटी का लाभ कैसे उठाता है इसरो? रॉकेट को सुदूर अंतरिक्ष में भेजने के लिए जरूरी है कि उसे धरती की गति और ग्रेविटी का लाभ दिया जाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब आप चलती बस या धीमी गति की ट्रेन से उतरते हैं तो आप उसकी गति की दिशा में उतरते हैं। ऐसा करने पर आपको गिरने की आशंका 50% कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप सीधे रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ भेजेंगे तो आपकी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा से ज्यादा तेजी से खींचेगी। धरती की दिशा में उसकी गति के साथ तालमेल बिठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी पुल कम हो जाता है। ऐसे में रॉकेट या अंतरिक्ष यान को धरती पर गिरने का खतरा कम हो जाता है। धरती अपनी धुरी पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इसका फायदा रॉकेट या अंतरिक्ष यान को मिलता है। स्पेसक्राफ्ट को कक्षाओं में बदलने के समय लगता है, इसलिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जाने के लिए 42 दिन का समय लगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को 5 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाना था, फिर लंबी दूरी की लूनर ट्रांजिट ऑर्बिट से यात्रा करनी थी, फिर चांद के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदलना था। चंद्रयान 2 को धरती के चारों तरफ घुमाने की वजह क्या थी? देखो, नासा के पास बड़े और ताकतवर रॉकेट होते हैं, मैंने पहले ही बताया, उनमें ज्यादा ईंधन लगता है। नासा के रॉकेट धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने की बजाय सीधा लूनर ट्रांजेक्टरी में डाल देते हैं। इसरो धरती की ग्रेविटी का फायदा ऐसे उठाता है जैसे समुद्र में नाव तैरती है। चंद्रयान 3 धरती के चारों तरफ मौजूद ग्रेविटी के समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ता है। वह अपनी गति के साथ साथ धरती की गति का फायदा उठाता है, उसकी गति में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए ही दुनिया के सारे रॉकेट लॉन्च पूर्व की दिशा की तरफ होते हैं, ताकि धरती की गति की मदद मिले। इसरो नासा इतने बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं बनाता, नासा जितने,
इसलिए वह अपने यान को स्लिंग शॉट करता है, यानी एक निश्चित जगह पर आकर चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करके उसकी दूरी बढ़ा दी जाती है। रूस के मिशन चांद फेल होने के बाद अब सबकी नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत का पहले से ही चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में रूस से मुकाबला किया जा रहा था, लेकिन अब जब लूना 25 क्रैश हो चुका है तो सबको भारत से उम्मीदें हैं। वहीं जिस वक्त रूस के लूना 25 के क्रैश की खबर आई, उसी वक्त भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा। वहीं रूस के मिशन के फेल होने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के प्रवक्ता सुधीर कुमार ने बयान जारी किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हर अंतरिक्ष मिशन बेहद जोखिम भरा और जटिल तकनीक वाला होता है। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग जो है वो सबसे जरूरी होती है। किसी भी स्पेस क्राफ्ट को लैंड करने से पहले कुछ सेकंड सबसे जरूरी समय होता है। इस वक्त स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर यान हार्ड लैंड करता है तो ऐसी स्थिति में टक्कर लगने के बाद स्पेस क्राफ्ट क्रैश भी हो सकता है। वैसे तो कई देश कर चुके हैं चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग, जैसे रूस के मिशन चांद फेल होने और स्पेस क्राफ्ट के क्रैश होने की खबरों के बीच इसरो ने कहा है कि भारत का चंद्रयान 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरने के लिए तैयार है। इसमें पहले चीन और अमेरिका भी जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। यह सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर नहीं हुई थी, इसलिए इस ध्रुव पर अब तक कोई भी देश सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया। और अगर हमारा चंद्रयान 3 ये करने में कामयाब हो जाता है तो भारत पहला देश बन जाएगा जो दक्षिण ध्रुव की पर लैंड करेगा। देखो, चांद जो है वो धरती से मैंने बताया 3.84 लाख किलोमीटर दूर है और इतनी दूर से संपर्क साधना आसान काम नहीं है। यह दो तरफा यानी 2 वे कम्युनिकेशन होता है। चंद्रयान 3 चांद की सतह से मात्र 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 2 दिन बाद उसे चांद की सतह पर उतरना भी है। ऐसे में उसके लैंडर रोवर से संपर्क बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया। पहला तो ये कि चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, इसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना था। इसके अलावा लैंडर और बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करना था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जब भी चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वह लगातार चांद की तस्वीरें ले रहा है। इसरो को लगातार चांद से संबंधित डेटा भी देता रहता है। इसी से चंद्रयान 3 के लैंडर को जोड़ा गया। इमरजेंसी के लिए इसरो ने एक अलग ही तैयारी की थी। वे एक तरफा के बैकअप प्लान है, जिसमें चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर को जोड़ना था, ताकि किसी तरह की दिक्कत आने पर चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे पुराने ऑर्बिटर के जरिए संपर्क स्थापित किया जा सके। अब इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर और टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क 2 तरह से विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर पाएगा। कैसे होगा चांद पर मौजूद लैंडर से धरती का संपर्क? देखो, प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोर्टर लगा, जिसके IDSN से सीधे संपर्क में रहेगा, यानी लैंडर रोवर से मिला संदेश यह भारत तक पहुंचाएगा। संदेश भेजने की प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार होगी। रोवर जो भी देखेगा उसके बारे में लैंडर को मैसेज भेजेगा। लैंडर उस मैसेज को सीधा IDSN या फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से 5 बैंड ट्रांसपोंडर के जरिए कर्नाटक के रामनगर जिले में मौजूद ब्यालालू स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क करेगा। IDSN में 4 बड़े एंटीना है। 32 मीटर का डीप स्पेस ट्रैकिंग एंटीना, 18 मीटर का डीप स्पेस ट्रैकिंग एंटीना, 11 मीटर का टर्मिनल ट्रैकिंग एंटीना। इनके जरिए संदेश हासिल होगा। अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है, तब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी, ताकि इमरजेंसी में एक बैकअप बना रहे। अब सवाल है कि क्या है इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क? तो देखो, IDSN जो है वो इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क का हिस्सा है। यहाँ पर 5 बैंड और X बैंड के ट्रांसपोंडर से संदेश
हासिल किया जाता है। इसी IDSN से ही इसरो नेविगेशन सेंटर भी है, जो IRNSS सीरीज के सैटेलाइट सिस्टम से संदेश हासिल करता है। यहीं से उच्च स्थिरता वाली परमाणु घड़ी भी है। इसके जरिए ही देश के 21 ग्राउंड स्टेशन पर संपर्क और कोऑर्डिनेशन किया जाता है। IDSN इसरो के सभी सैटेलाइट, चंद्रयान-1, मंगलयान, चंद्रयान-2, नेविगेशन सैटेलाइट्स, कार्टोग्राफी सैटेलाइट से संपर्क साधता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल की उम्र 3 से 6 महीना अनुमानित है। हो सकता है यह ज्यादा दिनों तक काम करे। यह मॉड्यूल अब तब तक IDSN के जरिए ही धरती से संपर्क साधता था। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।